आज हम बात करेंगे क्रांति के परिणाम और घटनाओं के विषय में। 1857 की क्रांति के क्या परिणाम हुए थे। क्रांति तो असफल रही, किंतु इसके परिणाम बड़े दूरगामी हुए। यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रीयता के अभाव में कोई भी क्रांति सफल नहीं हो सकती। इस क्रांति के फलस्वरूप अंग्रेजों की नीति में आधारभूत परिवर्तन हुआ। 1857 की क्रांति के जो परिणाम थे वो इस प्रकार थे। पहला, शासन की व्यवस्था में परिवर्तन। 2 अगस्त 1858 ईस्वी को ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत अधिनियम पारित किया गया। पारित करने के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी को विघटित कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश ताज के द्वारा शासन का भार ग्रहण कर लिया गया। गवर्नर जनरल के स्थान पर अब वायसराय होंगे। ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत के लिए कानून बनाए जाएंगे। प्रशासन हेतु भारत सचिव, इंडिया सेक्रेटरी की नियुक्ति होगी। उसको सलाह देने के लिए 15 सदस्यीय परामर्शदात्री समिति का गठन होगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो अभी तक प्रशासन का काम ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से भारत में देखते थे, वह समाप्त कर दिया गया। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन इस भारत अधिनियम के द्वारा भारत में जो था उनका शासन वो समाप्त कर दिया गया। शासन की नीति में परिवर्तन हुआ। 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने शासन की नीति में परिवर्तन की घोषणा की। भारतीय राजाओं और नवाबों के साथ जो संधियां की गई हैं उनका पालन अंग्रेज सरकार करेगी। किसी भी धर्म के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। जनता के सर्वांगीण उन्नति के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। भारतीय नरेशों को अब तक जो दत्तक पुत्र के अधिकार से वंचित किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा की थी कि 3 श्रेणियों में भारतीय राज्यों को, देशी रियासतों को बांट दिया जाता था और किस प्रकार से दत्तक पुत्र या पुत्र को गोद लेने के जो अधिकार से उनको वंचित किया गया था उस पर हस्तक्षेप नहीं होगा और भारतीय नरेशों को संतान गोद लेने का या दत्तक पुत्र प्राप्त करने का अधिकार होगा। उन्हें प्रतिष्ठा के अनुरूप प्रमाण पत्र और सनदें भी दी जाएंगी। भारतीय नरेशों को भारतीयों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी राजा के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और न ही विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया जाएगा। यह घोषणा महारानी विक्टोरिया ने की। यद्यपि घोषणा अलग थी, व्यवहार अलग था, पूरी तरह से इन्हें लागू नहीं किया गया, किंतु फिर भी परिवर्तन तो अवश्य हुआ। आर्थिक एवं व्यापारिक नीति में परिवर्तन। अब तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकांश व्यापार पर एकाधिकार था। अब इंग्लैंड के सभी व्यापारी यहाँ व्यापार कर सकते थे। इस कारण आर्थिक शोषण की गति और भी बढ़ गई, तीव्र हो गई। इंग्लैंड की ओर से अपना ऋण भार भारत के ऊपर लाद दिया गया। इस तरह से आर्थिक शोषण की नई नीति की शुरुआत हुई। शोषण की गति और भी तीव्र हो गई। महारानी के द्वारा केवल घोषणाएं की गई, किंतु वस्तुतः नीति में बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ था। सैन्य प्रशासन में परिवर्तन हुआ। भारत में अंग्रेजों की सैन्य संख्या अब तक 40,000 थी। केवल 40,000 की सेना, अंग्रेज सेना भारत में थी। अब उसे बढ़ाकर 65,000 कर दिया गया। स्पष्ट हो गया होगा आपको कि अंग्रेज सदस्यों की संख्या भारतीय सेना में 65,000 की गई। भारतीय सैनिकों की संख्या जो अब तक 2,38,000 थी उसे कम करके 1,40,000 निश्चित कर दिया गया। इस प्रकार भारत में जो अंग्रेजों की सेना थी उसमें अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई और भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई ताकि भारतीय विद्रोह न कर सकें। बंगाल प्रेसिडेंसी में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2, यानी 2 अंग्रेजों पर 2 भारतीयों पर 1 अंग्रेज व्यक्ति होगा, ये तय किया गया। मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में यह अनुपात 1:3, 1 अंग्रेज के अनुपात में 3 भारतीय और 1 अंग्रेज होंगे, ये अनुपात रखा गया। सेना में जाति और धर्म के आधार पर भर्ती की गई ताकि उनमें एकता स्थापित न हो सके। फूट डालो और शासन करो की नीति सेना में भी अपनाई गई।
सैन्य अधिकारियों के उच्च पद अंग्रेजों के लिए आरक्षित कर दिए गए। तोपखाना अंग्रेजों के लिए आरक्षित रहा, उस पर पूर्ण नियंत्रण अंग्रेजों का रहा। भारतीय सैनिकों को दूरस्थ केंद्रों में भेजा गया ताकि वह विद्रोह की बात सोच न सकें और वहां उलझ के रह जाएं। परस्पर घृणा में वृद्धि हुई। विद्रोह का अधिक प्रभाव अंग्रेजों और भारतीयों के पारस्परिक संबंध पर पड़ा। प्रजातिगत भेदभाव की भावना बढ़ी। अंग्रेजों ने सभी भारतीयों को विश्वासघाती मान लिया तथा भारतीय उपहास और घृणा के पात्र बन गए। अंग्रेजों ने प्रजातिगत श्रेष्ठता को ईश्वर प्रदत्त घोषित कर दिया। इससे द्वेष और अविश्वास की भावना दोनों जातियों के मध्य, अंग्रेजों और भारतीयों के मध्य उत्पन्न हो गई। फूट डालो और शासन करो की नीति का अनुसरण अंग्रेजों के द्वारा किया गया। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विद्वेष पैदा करने के प्रयास किए गए। मुसलमानों को क्रांति के लिए उत्तरदायी ठहराया गया तथा उनका दमन भी किया गया। इसी प्रकार हिंदुओं के मध्य जातिगत भेद डालने के प्रयास हुए। हिंदुओं और सिखों के मध्य भी फूट डालने के प्रयास तेज हुए। इस तरह एक जाति को दूसरी जाति से, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का प्रयास अंग्रेजों ने प्रारंभ किया। भारतीयों को निम्न शासकीय पद ही प्रदान किए जाते थे। यद्यपि महारानी विक्टोरिया ने यह घोषणा की थी अपने घोषणा पत्र में कि सभी भारतीयों को समानता के साथ उच्च पद प्रदान किए जाएंगे, किंतु ऐसा हुआ नहीं। उच्च पद अंग्रेजों के लिए ही आरक्षित रहे। भारतीयों को नियुक्ति केवल निम्न पदों पर दी गई, छोटे पदों पर दी गई। धार्मिक नीति में परिवर्तन हुआ। 1857 की क्रांति के पश्चात अंग्रेजों की धार्मिक नीति में बड़ा परिवर्तन आया। महारानी ने आश्वासन दिया था कि भारतीयों के धार्मिक विश्वासों और मान्यताओं में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा तथा किसी को भी बलपूर्वक ईसाई नहीं बनाया जाएगा। इसका पालन अवश्य किया गया। यद्यपि धर्मांतरण की गति, ईसाई बनने की प्रक्रिया और भी तीव्र कर दी गई, किंतु धार्मिक मामलों में, भारतीयों के धार्मिक मामलों में सीधे हस्तक्षेप नहीं किया गया या उससे बचा जाने लगा। भारतीय समाज में हस्तक्षेप का त्याग। 1857 की क्रांति के पश्चात अंग्रेजों ने भारतीय समाज के संबंध में अपनी नीति में परिवर्तन किया। सामाजिक कुरीतियों के सुधार के लिए कानून बनाना बंद कर दिया। यहाँ के सामाजिक मामलों में सीधे हस्तक्षेप से अंग्रेज बचने लगे, तो धार्मिक और सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप कम हुआ। राष्ट्रीयता का विकास। राष्ट्रीयता की भावना के विकास हेतु 1857 की क्रांति मील का पत्थर साबित हुई। भारतीयों ने 1857 की क्रांति के नायकों का गुणगान प्रारंभ किया तथा उनसे वो लगातार प्रेरणा प्राप्त करते रहे और राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। 1857 की क्रांति हेतु अनेक ग्रंथ लिखे गए। क्रांतिकारी गतिविधियों का विस्तार से विवरण दिया गया। क्षेत्रीय जो क्रांतिकारी थे उनका विवरण दिया गया। जैसे हमारे यहाँ सोना खान में भी जो विद्रोह हुआ था 1857 में, वीर नारायण सिंह, उनकी भी गाथा लिखी गई। 1857 की क्रांति के नायकों के विषय में कविताएं लिखी गईं। भारतीय राष्ट्रीयता के विकास के लिए इस समय की घटनाएं प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करने लगी। लाखों भारतीयों ने इनसे प्रेरणा प्राप्त की। इस काल की घटनाओं हेतु भारतीय गौरव करते रहे हैं एवं आज तक उन घटनाओं का स्मरण कर हम सभी भारतीय गौरव का अनुभव करते हैं। तो ये प्रेरणा स्रोत के रूप में 1857 में जो घटना घटी थी, ये भारतीय राष्ट्रीयता के लिए आज तक प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करती है। संवैधानिक सुधार की नीति। 1857 की घटना के पश्चात अंग्रेजों ने भारत में संवैधानिक सुधार की नीति का अनुसरण किया। इस घटना के तत्काल बाद 1858 में अधिनियम पारित किया गया। इसके पश्चात 1892 में इसकी प्रक्रिया लगातार चलती रही, सुधार की मांगें होती रहीं। भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया। इसके बाद 1909, 1919, फिर आगे चलकर 1935, इस तरह बड़े सुधार अधिनियम पारित किए गए। यद्यपि भारतीय जनता की मांग लगातार बढ़ती रही, उसके अनुरूप कम सुधार किए गए, किंतु संवैधानिक सुधार की प्रक्रिया अवश्य इस क्रांति के पश्चात शुरू हो गई थी। ये इसका परिणाम था। सतर्कता की नीति का अनुसरण अंग्रेजों के द्वारा किया गया। 1857 की घटना के पश्चात अंग्रेज सतर्क हो गए। राज्यों के समाज एवं धर्म के मामलों में जो आंतरिक मामले थे उनमें हस्तक्षेप से बचने का प्रयास उनकी नीति से स्पष्ट दिखाई पड़ता है।
भारतीयों के आंतरिक मामलों में सीधे हस्तक्षेप से बचने का प्रयास इस घटना के पश्चात अंग्रेजों ने प्रारंभ किया। इस तरह सतर्कता की नीति का अनुसरण 1857 के बाद उनके द्वारा किया जाने लगा। सशस्त्र क्रांति की नीति का त्याग भारतीयों ने कर दिया। 1857 की क्रांति में भारतीय असफल रहे। इस कारण से उन्होंने यह मान लिया, यह अनुभव कर लिया, यह निष्कर्ष निकाल लिया कि अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति के माध्यम से सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। इसी कारण इससे प्रेरणा लेकर, सबक लेकर, सीख लेकर महात्मा गांधी ने जो आंदोलन चलाया था वह अहिंसात्मक था। भारतीयों का यह निष्कर्ष रहा कि सीधे आमने सामने की लड़ाई में अंग्रेजों को पराजित करना सीमित साधन वाले भारतीयों के लिए संभव नहीं होगा। एक निष्कर्ष निकला। पुनर्जागरण का श्री गणेश 1857 की क्रांति की घटनाओं ने भारतीय राष्ट्रवाद को जागृत करने में अहम भूमिका का निर्वाह किया। जिस साहस और शौर्य के साथ अंग्रेजों का प्रतिरोध भारतीयों ने किया, उसके कारण जनता में जागृति आई तथा सोए हुए भारतीय समाज में स्फूर्ति की लहर दौड़ गई। क्रांतिकाल की घटनाओं से भारतीय जनता ने प्रेरणा प्राप्त की तथा पुनः जागरण का श्री गणेश हुआ। तो पुनः जागरण में 1857 की क्रांति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज तक निभाती आ रही है। विशेषकर राष्ट्रीयता के विकास में तो बड़ी महती भूमिका इसकी मानी जाती है। तो राष्ट्रीय जागृति आई, राजनीतिक जागृति भी आई, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, पूर्वाग्रह और अंधविश्वास का विनाश हुआ, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना का जागरण प्रारंभ हुआ। अन्य देशों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। विशेषकर एशिया के प्रमुख देशों चीन और जापान पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। चीन जा रही सेना को भारतीय क्रांति के दमन के लिए भेज दिया गया। इस कारण चीन अंग्रेजों का जो चीन पर आक्रमण होने वाला था, चीन पर वो कब्जा करने वाले थे, उससे चीन बच गया। ये बड़ा परिणाम हुआ चीन के लिए। अंग्रेजों का आधिपत्य उस समय उस पर नहीं हुआ। जापान की जनता ने भी भारतीय क्रांति से प्रेरणा प्राप्त की तथा 273 जो रियासतें थीं, विभाजन वहाँ पर था, छोटे छोटे विभाजन थे, खंडों में विभाजन था, वो एक हो गए और उन्होंने एकता की स्थापना की, संबंध स्थापित किया। तो जापान में एकता आई। देसी रियासतों के प्रति नीति में परिवर्तन हुआ। भारतीय राजाओं के राज्यों में हस्तक्षेप की नीति का त्याग किया गया। विस्तारवादी नीति में अवश्य कमी आई। जिन भारतीय राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था उन्हें पुरस्कृत किया गया। अवध के तालुकेदारों को जिन्होंने विद्रोह में भाग लिया था अब क्षमा प्रदान कर दिया गया और उनकी जागीरें उनको वापस लौटा दी गईं। मुसलमानों की सांस्कृतिक जागृति अवरुद्ध हुई। दिल्ली के क्षेत्र में क्रांति के पूर्व मुसलमानों का पुनर्जागरण चल रहा था। दिल्ली में विद्रोह के अवसर पर इनका दमन किया गया। इसके कारण मुसलमानों का पुनः जागरण का जो कार्यक्रम चल रहा था वह अवरुद्ध हो गया। अंग्रेजों की प्रतिष्ठा में वृद्धि। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात अंग्रेजों की प्रतिष्ठा की स्थापना हुई। विशेषकर उनकी सैन्य शक्ति और कूटनीति का मान बढ़ गया, उनका धाक जम गया। वो पराजित यहाँ पर नहीं हुए, उन्होंने विद्रोह का दमन कर दिया। इस तरह अंग्रेजों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा भारत के भीतर तो स्थापित हुई, विश्व में भी उनकी प्रतिष्ठा कायम हुई कि वो अपराजेय हैं। ये प्रतिष्ठा उनकी बनी। अब हम देखेंगे क्रांति की क्या घटनाएं घटित हुई थीं। पहला ये देखेंगे कि क्रांति का संगठन किस प्रकार हुआ। ज़्यादातर इतिहासकारों, विशेषकर ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा 1857 ईस्वी के इस महान प्रयास को आकस्मिक घटना निरूपित किया गया है, परंतु अधिकांश इतिहासकार ऐसा नहीं मानते तथा इस घटना को क्रांति मानते हुए इसकी पूर्व योजना पर बल देते हैं। यह घटना पूर्व नियोजित थी। क्रांतिकारियों ने देश के अनेक हिस्सों में भ्रमण कर वातावरण तैयार किया था। 31 मई 1857 का दिन विद्रोह के लिए तय किया गया था। प्रतीक के रूप में सैनिक छावनियों में रक्त कमल और यानी लाल कमल और गांव में चपाती का, रोटियों का वितरण किया गया था। सर जॉर्ज ली ग्रैंड जैकब ने लिखा है कि जिस आश्चर्यजनक एवं गुप्त ढंग से षड्यंत्र रचा गया
और जिस दूरदर्शिता से योजना बनाई गई, षड्यंत्रकारियों के प्रत्येक गुट ने एकता में आबद्ध करने वाले सूत्रों को छिपाकर रखा तथा उद्देश्य को ध्यान में रखकर पर्याप्त सूचना द्वारा हिदायत देते हुए पृथक पृथक कार्य संपादित किया गया, उसका वर्णन करना दुष्कर है। दिल्ली के लाल किले में गुप्त सभाएं की गईं, गंगाजल और कुरान की शपथ लेकर विद्रोह में भाग लेने की कस्में खाई गईं। नाना साहब के वकील अजीमुल्ला ने रूस, मिस्र और तुर्की का दौरा किया तथा समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। सतारा के राजा के वकील रंगोजी बापू ने दक्षिण भारत के शासकों को क्रांति में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। योजना को पूर्ण करने के लिए नाना साहब ने तीर्थ यात्रा के बहाने प्रमुख सैनिक छावनियों की यात्रा की और इस योजना की जानकारी अंग्रेजों को प्राप्त नहीं होने दी। ये मुख्य रूप से जो ये विवरण दिया गया पूर्व योजना के विषय में, सीताराम बाबा ने जो गवाही दी थी, जो बताया था, उसके आधार पर ये बात कही जाती है। यद्यपि बहुत सारी बातें प्रमाणित नहीं होती हैं, किंतु उन्होंने गवाही में ये अपनी बात कही थी। बैरकपुर तथा अन्य स्थलों की घटनाएं, कौन कौन सी घटनाएं घटी देखते हैं। चर्बी वाले कारतूस को लेकर 19वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने पहले ही विरोध प्रारंभ कर दिया था तथा चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया था। गवर्नर जनरल ने 19वीं रेजिमेंट को समाप्त कर दिया, कहने के समय आ चुका था भारत। इसके पश्चात 29 मार्च को 34वीं रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट को गोली मार दी और सैनिकों को अपनी धर्म की रक्षा के लिए ललकारा। ये चर्बी वाले कारतूस के विरोध में ही घटना प्रारंभ हुई थी। मंगल पांडे को अंततः पकड़ लिया गया तथा उसे फांसी की सजा दे दी गई। 34वीं NI रेजिमेंट को विघटित कर दिया गया। इसी प्रकार लखनऊ की 7वीं और अवध रेजिमेंट को भी भंग किया गया। अंबाला में भी विरोध की घटनाएं प्रारंभ हुई। मेरठ में विद्रोह। मेरठ की स्थित तीसरी लाइट कैवलरी के 85 घुड़सवारों ने भी चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग को अस्वीकार कर दिया। अनुशासनहीनता के अपराध में उन्हें 5 वर्ष, कुछ ग्रंथों में 10 वर्ष के कारावास का उल्लेख किया गया। परंतु मेरठ शहर की स्त्रियों के व्यंग्यबाण से विचलित होकर मेरठ छावनी के शेष भारतीय सैनिकों ने 10 मई 1857 को विद्रोह प्रारंभ कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि जब मेरठ छावनी के सैनिक बाहर निकलते थे, उस समय स्त्रियों ने उन्हें चूड़ी भेंट की और उन्हें अपमानित किया। उन्हें कहा कि तुम्हें चूड़ी पहन लेनी चाहिए, कि इस तरह का अपराध अंग्रेज सैनिक कर रहे हैं, भारतीयों को इस तरह से अपमानित कर रहे हैं, तुम इस तरह से सह रहे हो। इस बात से उत्तेजित होकर 10 मई 1857 को विद्रोह प्रारंभ कर दिया गया। विद्रोह पहले पैदल सेना 20 NI और फिर अश्वारोही सेना 3 LC में फैल गया। बंदियों को छुड़ा लिया गया, जिनको दंडित किया गया था उनको, और अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई तथा उसी रात इन सैनिकों ने दिल्ली के लिए कूच कर दिया। इस तरह विद्रोह का प्रारंभ इस समय एक सीरियल में, एक क्रम में मेरठ से प्रारंभ हुआ। इसमें महिलाओं का भी योगदान था, जिन्होंने उनको प्रेरित किया, उत्तेजित किया कि जिन सैनिकों के साथ अन्याय अंग्रेज कर रहे हैं उसका विरोध किया जाना चाहिए। इससे पता चलता है कि जागृति महिलाओं में भी उस क्षेत्र में थी। दिल्ली में विद्रोह। 11 मई को मेरठ के क्रांतिकारी सिपाही दिल्ली पहुंच गए। 12 मई को दिल्ली पर उन्होंने अधिकार स्थापित कर लिया। संघर्ष के पश्चात दिल्ली के शस्त्रागार पर उनका अधिकार स्थापित हो गया। प्रारंभिक संकोच के पश्चात मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। इस सूचना के कारण पूरे उत्तर भारत में विद्रोह की लहर उत्पन्न हो गई। अवध में विद्रोह। अवध के शासक वाजिद अली शाह से बलपूर्वक राज्य का हनन अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। इसका व्यापक विरोध और असंतोष वहां की जनता में था। 3 मई को प्रारंभिक विद्रोह किया गया, किंतु अंग्रेजों के द्वारा इसे दबा दिया गया। 31 मई को पुनः निर्धारित तिथि को विद्रोह हुआ और अवध के विभिन्न क्षेत्रों में यह विद्रोह फैल गया। वाजिद अली शाह के पुत्र विजरीस कादिर, जो इस समय नाबालिग था, को नवाब घोषित किया गया और शासन का संचालन बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया। अनेक स्थानों पर अंग्रेजों को परास्त किया गया। लखनऊ में ताल्लुकेदारों ने विद्रोह खड़ा कर दिया। वहाँ के कमिश्नर ने भागकर रेसिडेंसी में शरण ली। हेनरी लॉरेंस था ये। हेनरी लॉरेंस के मित्र
मृत्यु 4 जुलाई को एक बड़े विस्फोट के कारण हो गई। इसके पूर्व ही 20 जून 1857 को अंग्रेज सेना परास्त की जा चुकी थी। सभी तालुकेदारों ने अपनी जागीरों पर कब्जा कर लिया। हैवलॉक और आउटरम की सेना ने लखनऊ पर जब तक आक्रमण नहीं किया तब तक इनका अधिकार रहा, किंतु उनके आक्रमण से भी प्रारंभिक सफलता नहीं मिली। नवंबर 1857 ईस्वी में प्रधान सेनापति कैंपबेल तथा गोरखा सेना के आने पर मार्च 1858 में जाकर अंग्रेजों ने लखनऊ पर अपना अधिकार स्थापित किया। इस तरह यहाँ पर व्यापक विद्रोह फैला। कानपुर के क्षेत्र का विद्रोह। 5 जून को कानपुर की छावनी में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। उनके द्वारा नाना साहब को अपना नेतृत्वकर्ता नेता स्वीकार किया गया तथा उन्हें पेशवा घोषित कर दिया गया। 26 जून को विद्रोहियों के द्वारा अंग्रेजों के सैनिक शिविर पर आक्रमण किया गया। सेनापति व्हीलर ने आत्मसमर्पण कर दिया, पराजित हुआ तथा इलाहाबाद जाने की शर्त पर उसने आत्मसमर्पण किया। कानपुर पर अधिकार करने के लिए इलाहाबाद की सेना, अंग्रेजों की सेना भेजी गई। नाना साहब सामना करने में असमर्थ रहे और कालपी की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। तात्या टोपे ने ग्वालियर की सेना को लेकर कानपुर तक अभियान किया, किंतु सेनापति आउटरम के कानपुर आ जाने के कारण तात्या टोपे को भी वापस होना पड़ा। कानपुर में अंग्रेजों ने भीषण अत्याचार किया। सैकड़ों लोगों पर अत्याचार हुए, उन्हें वृक्षों पर फांसी लटका दिया गया। इस तरह से कानपुर में कठोर दमन किया गया। बिठूर को भी लूट लिया गया जहाँ पर नाना साहब रहते थे। इस तरह से अत्याचार अंग्रेजों ने किया। झांसी में डलहौजी के द्वारा झांसी को अधिकृत किया गया था। गंगाधर राव से दत्तक पुत्र उन्हें नहीं लेने दिया गया, या जो लिया गया था उसको स्वीकार कर दिया गया। इससे झांसी की जनता रुष्ट थी। 6 जून को सैनिकों ने झांसी में विद्रोह खड़ा किया। रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा इसका नेतृत्व स्वीकार किया गया, क्योंकि अंग्रेज उन्हें दोष दे रहे थे, तो रानी लक्ष्मीबाई ने इसको स्वीकार कर नेतृत्व किया। तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों का सामना रानी झांसी ने किया, किंतु 3 अप्रैल 1858 को ह्यूरोज ने झांसी पर अधिकार कर लिया। रानी और तात्या टोपे कालपी पहुंच गए। यहाँ ह्यूरोज के साथ उनका पुनः युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया तथा ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया। जून 1858 ईस्वी में अंग्रेज सेना के द्वारा रानी पर पुनः आक्रमण किया गया। 17 जून को रानी किले के पास वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। तात्या टोपे ने छापामार रणनीति का अनुसरण किया और युद्ध जारी रखा। अंत में अप्रैल 1859 ईस्वी में अंग्रेजों ने तात्या टोपे को एक भारतीय देशद्रोही मान सिंह की मदद से, जिसने अंग्रेजों से मिलकर लालच में आकर उसने मदद की, और सोते हुए तात्या टोपे को पकड़वा दिया। जंगलों में थे वो, राजस्थान के जंगलों में, उन्हें पकड़वा दिया गया और अंत में उन्हें फांसी दी गई। इस तरह तात्या टोपे ने भी छिपकर छापामार रणनीति का प्रयोग करते हुए संघर्ष किया था। बिहार में विद्रोह। सन 1857 की क्रांति में बिहार का जगदीशपुर और दानापुर विद्रोह के केंद्र के रूप में रहे। कुंवर सिंह के द्वारा इस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया गया और लगातार कई युद्धों में कई अंग्रेज सेनापतियों को कुंवर सिंह ने पराजित किया और यह अजेय योद्धा रहा, कभी पराजित नहीं हुआ। 80 वर्ष की अवस्था में अंग्रेजों की गोली हाथ में लगने के कारण गंगा में जिस समय चल रहे थे, गोली लगी, तुरंत इन्होंने अपना एक हाथ काट दिया ताकि जहर पूरे शरीर में न फैलने पाए। हाथ कट जाने के बावजूद इस वीर सेनापति ने संघर्ष किया और अपनी अंतिम सांस स्वतंत्र रहते हुए जगदीशपुर में लिया और अपनी स्वाभाविक मृत्यु को ये प्राप्त हुए। और उसके बाद ही जगदीशपुर पर अंग्रेजों का कब्जा हो सका। जब तक जीवित रहे तब तक ये वीर सेनापति विजयी रहा। अन्य स्थानों पर भी विद्रोह हुए। इनमें राजस्थान में नसीराबाद, नीमच और आबू के क्षेत्र में विद्रोह हुआ था। मारवाड़ के कुछ क्षेत्रों में मेवाड़ के कुछ जागीरदारों ने भी विद्रोह किया था। विद्रोहियों ने जोधपुर की सेना तथा लॉरेंस की सेना को पराजित किया, किंतु अन्य राज्यों
अन्य राजाओं के सहयोग से अंग्रेजी सेना ने अंततः विद्रोहियों को पराजित किया। पंजाब की सेना ने अंग्रेजों की सहायता की थी, फिर भी फिरोजपुर, पेशावर और जालंधर आदि स्थानों पर सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, जिसका दमन अंग्रेजों ने किया। मध्य प्रदेश में भी सागर तथा बुंदेलखंड के क्षेत्र में विद्रोह हुए। अंग्रेजों ने अप्रैल 1859 ईस्वी तक सभी स्थानों के विद्रोहियों को पराजित करने में सफलता प्राप्त की थी। विद्रोह का दमन पंजाब से जॉन लॉरेंस ने सिखों और पठानों की सेना एकत्र की और दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए भेजा। नाभा पटियाला की सेना ने भी उनकी मदद की। सितंबर 1857 में अंग्रेजी सेना ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बहादुर शाह को बंदी बनाकर कैद कर लिया गया। बहादुर शाह के दोनों पुत्रों को गोली मार दी गई। हैवलॉक ने उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में दमन के लिए प्रस्थान किया। उसने विद्रोहियों को कानपुर से परास्त कर आउटरम की सेना के साथ उसने लखनऊ पर भी आक्रमण किया। गोरखा सेना के सहयोग से लखनऊ पर अधिकार स्थापित कर लिया गया। बेगम हजरत महल को पहले रोहेलखंड और बाद में नेपाल की ओर प्रस्थान करना पड़ा। मुंबई से ह्यूरोज के नेतृत्व में बुंदेलखंड आई सेना ने झांसी, कालपी और ग्वालियर में विद्रोह का दमन किया। अवध के तालुकेदारों का विद्रोह 1858 तक चला। अंततः इनका भी दमन कर दिया गया। इस प्रकार से क्रांति के दमन की कार्यवाही अंग्रेजों ने बड़ी कठोरतापूर्वक किया, दृढ़तापूर्वक किया। उनके द्वारा कूटनीति का प्रयोग किया गया। भारतीय नरेशों को, राजाओं को, जमींदारों और तालुकेदारों को लोभ देकर, लालच देकर, पद का, सम्मान का लाभ देने का आश्वासन देकर उनको अपनी ओर मिलाया। फूट डालो और शासन करो की नीति का अनुसरण भी किया। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भारतीयों को भड़काया गया। भारतीय सैनिकों को भी अपने ओर बनाए रखने का भरसक प्रयास उन्होंने किया और अंततः इन प्रयासों में उनको सफलता मिली। और क्रांति की इन घटनाओं से स्पष्ट हो गया कि विस्तृत क्रांति को उन्होंने रोकने का प्रयास किया और अंततः अंग्रेज इसमें सफल हुए और क्रांति का दमन कर दिया गया।